नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। आज दस्तक देकर देखनी है वो कहानी जहां बिहार के मजदूरों को रोजी रोटी की चिंता में कश्मीर तक जाना पड़ता है और कश्मीर में आतंकवाद का डर उन्हें वहां रहने नहीं देता है। ये कहानी है उस रोटी कपड़ा और आतंकवाद के कारण जिंदगी खत्म होने की, जहां कश्मीर में गोलगप्पे बेचकर, आइसक्रीम बेचकर, रेहड़ी लगाकर, ईंट भट्टे पर काम कर कर घर चलाने के लिए बिहार के मजदूर पहुंचते हैं। लेकिन कश्मीर में गैर कश्मीरी और गरीब मजदूरों को चुन चुन कर आतंकवादी मारने लगते हैं। 16 दिन के भीतर 11 लोग कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मारे गए। इनमें बिहार के 4 मजदूर हैं, जिनकी मौत के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के गरीब कश्मीर से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जान बचाने के लिए घर लौटने लगे हैं। तो सबसे पहले दस्तक देकर देखिए ये स्थिति क्यों पैदा हुई। नहीं, इस तरह का कभी नहीं महसूस किया था। क्या करेंगे, डर से मारे जा रहे हैं। आज तो बिहारी को ऐसा टारगेट बना रहे हैं जो कि जान से ही मार देते हैं। यहाँ पे वापस आने को नहीं यहाँ पे नहीं। क्यों, डर लगता? हाँ, और क्या। वो साथ वाले मर रहे थे, इसलिए हम घर जा रहे हैं। लड़ने वालों को जब मानने लगे तो हम जब क्या करने देता। माहौल नहीं है वहाँ काम करने के लिए जी। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 से आजाद हुए कश्मीर को किसकी नजर लगी, जो वापस शांति का स्वर्ग बनने की तरफ कदम बढ़ाते कश्मीर में डर लग रहा है, माहौल नहीं काम करने का जैसे शब्द सुनाई पड़ने लगे। कश्मीर के कुलगाम में रविवार को एक बार फिर गोली चलती है। आतंकवादी चुनकर गोली मारते हैं और आंसू कुलगाम से 40 घंटे के सफर वाले बिहार के जिले अररिया में निकलते हैं। ये आंसू इसलिए निकलते हैं क्योंकि जिन घरों में चूल्हा जलता रहे, उनके बेटे बिहार से 2100 किलोमीटर दूर कश्मीर में मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन 5 अक्टूबर को श्रीनगर के लाल बाजार में गोलगप्पा बेचने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या होती है। 16 अक्टूबर को बिहार के अरविंद कुमार को आतंकवादियों ने मार दिया और फिर 17 अक्टूबर को बिहार के ही राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव को आतंकवादी चुनकर मार देते हैं। तब जिस श्रीनगर में 4 दिन 5 रात का हजारों का हॉलिडे पैकेज लेकर आने वाले देशवासियों की भीड़ रहती है, उसी श्रीनगर के स्टेशन के बाहर कंधे पर अपना सिर्फ सामान नहीं बल्कि जान समेटे मजदूर श्रीनगर छोड़ देने के लिए जाते दिखते हैं। कश्मीर घाटी से निकलते हुए सैकड़ों मजदूर, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो जीवन जीना चाहते हैं और यहाँ पर सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से वो पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नॉर्मलसी आते ही वो वापस आ जाएंगे, पर फिलहाल एक डर का माहौल है जिसकी वजह से उन्हें घाटी छोड़ना पड़ रहा है। साहित्यकार केदारनाथ सिंह ने कहा था कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया होती है और खौफ के चलते ही उसी जाना क्रिया का कर्म कश्मीर में कमाने आए मजदूरों को करना पड़ता है, सामान समेटकर जान बचाने के लिए। श्रीनगर में संवाददाता कमलजीत संधू स्टेशन के बाहर बिहार के मजदूरों के उस ग्रुप से मिलती हैं जो पेंटिंग का काम करने यहाँ आए थे। कितना कमाते थे और क्यों जा रहे हैं, इन्हीं मजदूरों से सुनिए। यही महीने में कमाते थे, यही 15-16 हजार रुपये महीना कमाते हैं। अब क्या करेंगे?
आप और कहीं शहर देखेंगे, गुड़गांव या दिल्ली, और क्या वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे वापस आने का इरादा नहीं? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं अब। क्यों, डर लगता है? हाँ, और क्या, फिर डर तो लगता है। कश्मीर में गैर कश्मीरियों और बाहरी लोगों के भीतर क्या डर फैलाने के लिए आतंकवादी टारगेट किलिंग कर रहे हैं? क्योंकि कश्मीर में आतंकवादियों ने जब 16 दिन के भीतर 11 लोगों को मारा तो उनमें से 4 बिहार के थे, 1 उत्तर प्रदेश के, 3 मुस्लिम नागरिक थे और 8 हिंदू। इसके बाद देखिए श्रीनगर स्टेशन के भीतर की इन तस्वीरों को, जहां सामान बंधा पड़ा है। इन मजदूरों के चेहरे पर अपनी जिंदगी का खौफ पसरा नजर आता है। इनमें से कोई 40 साल से कश्मीर आकर छोटा मोटा काम करके घर चलाता था, कोई 5 साल से आ रहा था, कोई 10 साल से। आने के साल इन मजदूरों के अलग अलग थे, लेकिन जाने की वजह एक है। पहले तो रेडी वाले को और मजदूर को कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब के रेडी वाले को मार देता है, मजदूर को मार देता है। इसी कारण से घर जा रहे हैं और घर में बुला भी रहा है। वो क्या करेंगे, डर से मारे जा रहे हैं। यहाँ जो है वही मर रहा है, इसीलिए मैं डर लग गया। डर से खाना भी नहीं खाया, अभी भी भूखे हैं। कौन देता है यहाँ खाने के लिए, इसलिए मैं चल दिया। सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर जारी है। लेकिन कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो मजदूर वापस अपनी रोजी रोटी को यहाँ छोड़कर जाने के लिए मजबूर होते हैं, इसके पीछे क्या आतंकवाद पर पड़ी चोट है? क्या आतंकवाद को कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद घटाया गया, उसी वजह से दहशतगर्दों ने मजदूरों और गैर कश्मीरियों को मारना शुरू किया? इस वजह को तफसील से समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। घनघोर आतंकवाद के समय में 1989 से 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में 5,886 सुरक्षाकर्मी आतंकी घटनाओं में शहीद हुए, जबकि सरकार के आंकड़े ये भी बताते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद अगस्त 2019 से अगस्त 2021 के बीच 59 आम नागरिक आतंकी घटनाओं में मारे गए और 159 जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में अब तक करीब 3 लाख पर्यटक कश्मीर घूमने आए। सिर्फ पिछले 3 महीने में ही 1.5 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुँचे। क्या कश्मीर में लौटते सामान्य हालात और शांति को आतंकवादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जो उन्होंने मजदूरों को निशाना बनाना शुरू किया? कश्मीर से लौटते मजदूरों के 3 बयानों को सुनकर अब आप आगे की कहानी जानिएगा। आ रहे थे तो 20 साल से लगातार, लेकिन अभी माहौल ज्यादा खराब है। ऐसे माहौल पहले नहीं होता था। पहले होता था पुलिस में और उग्रवादी में, लेकिन अभी पब्लिक को मार रहा है, मजदूर को मार रहा है। इसी के वजह से हम लोग जा रहे हैं। सुरक्षा तो रहता है ना, लेकिन वो अंधेरे होने के बाद भी वो अंदर से निकालता है, फायरिंग के तर से उसको मार देता है। तो क्या करेगा, सुरक्षा दल खड़े रह जाता है, इधर मार के निकल जाता है। कभी इस तरह के नहीं, इससे माहौल ज्यादा खराब होता था, लेकिन मजदूर को रेडी वाले को नहीं मरता था। पुलिस में आतंकवादी में होता था, लेकिन मजदूर को और रेडी वाले को कभी नहीं मारा था। अब क्या करेंगे आप? घर जा रहे हैं डर के मारे, बीवी बुला रहा है उधर। कौन महीने के 15,000 और दिन के 500 रुपए कमाने के लिए काम करेगा, जब पता नहीं कब आतंकवादी कश्मीर में कहां से आकर मार देंगे? लेकिन आतंकियों ने मजदूरों को ही चुनना क्यों शुरू किया? क्या इसका कारण ये भी है कि कश्मीर में आतंकी गुट के कमांडर ज्यादातर मारे जा चुके हैं? पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ पर बड़ी लगाम लगी है। भारत विरोधी सोच को हवा देने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पर कतरे गए हैं। NIA की छापेमारी के बाद अलगाववादियों की फंडिंग रुकी है। पत्थरबाजी याद करिए, कितने दिनों से आपको नहीं दिखी होगी। पत्थरबाज अब दिखते नहीं। और इसके साथ ही कश्मीर में न तो पर्यटन कम हुआ, न ही दूसरी गतिविधियां। इसीलिए दावा है कि कश्मीर में आतंकवाद की बुझती आग को संभालने के लिए मजदूरों पर हमला करके उन्हें डर के मारे कश्मीर छोड़कर जाने के लिए मजबूर करके दहशत की चिंगारी को भड़काया जा रहा है। श्रीनगर से कमलजीत संधू और अशरफ पानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। एक बात आप यहां पर नोट कर लीजिए, लोकसभा में 2 फरवरी को गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया था। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तब कहा था कि जम्मू कश्मीर में धर्म के आधार पर चुनकर निशाना बनाए जाने के पैटर्न का पता नहीं लगाया जा सकता है। अब आज 7 महीने बाद संभव है कि कश्मीर में गैर कश्मीरियों को चुनकर मारे जाने का आतंकवादियों का पैटर्न हमारी सरकार समझेगी और अब इसी हिसाब से वो कदम भी उठाएगी। अब आज दस्तक की कहानी के दूसरे हिस्से पर आइए।
क्योंकि अगर कश्मीर में बिहार के मजदूरों को चुनकर आतंकवादी मार रहे हैं तो ये प्रश्न भी जिंदा होता है कि बिहार से 2000 किलोमीटर दूर जाकर कश्मीर में नौकरी करने की मजबूरी इनकी क्या है। संभव है कि आप ये कहेंगे हमसे कि कोई भी देश में कहीं भी जाकर नौकरी या रोजगार के लिए जा सकता है, कर सकता है। बिल्कुल ठीक, आप सच कह रहे हैं, इसमें इंच मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन हमारे इस सवाल को भी टटोलना जरूरी है कि क्या बिहार अपने ही राज्य के नागरिकों की चिंता के लिए गंभीर नहीं है। बेटा परिवार पालने के लिए बिहार का घर छोड़कर कश्मीर गया। क्यों? ताकि अररिया के घर में इकलौते कमाने वाले बेटे के सहारे इस परिवार का पेट भरने वाला ये चूल्हा जलता रहे। अब कुलगाम में आतंकियों के हाथों मारे गए राजा ऋषिदेव के घर में कमाने वाला कोई नहीं। राजा बिहार में रहकर कमाता तो शायद बच जाता, लेकिन वो बिहार से कश्मीर क्यों गया? हम लोग इस वजह से जा रहे हैं कि हम लोग परिश्रम करते हैं, 2 रोटी कमाने के लिए यहाँ आए हैं, 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए आए हैं। 2 रोटी और 2 पैसा, इसी की चिंता में जितेंद्र जैसे लाखों लोग बिहार से कश्मीर में आकर काम करते हैं। अब जितेंद्र जैसे ही सैकड़ों लोग अपनी जान की चिंता में बैग बांधकर कश्मीर से बिहार लौटते हैं। इस तरह का कभी नहीं महसूस किया था, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ ही नहीं कभी। सुरक्षा दल तो अपने जगह जगह पे है, यहाँ रूम में घुस के मार रहा है, इसी के वजह जा रहा है आदमी सब। श्रीनगर में ये बिहार के वो मजदूर हैं जिनमें से कोई आइसक्रीम का काम करता था, कोई चाट का ठेला लगाता था, कोई पेंटर था और कोई कारपेंटर। जितेंद्र भी गर्मी में आइसक्रीम बेचकर, ठंड में मटर कश्मीर में बेचकर कमाई करते आए। कितना कमाते थे? हम लोग 12-15 हजार रुपया महीना कमाते थे, यहाँ मजदूरी बनता था और यही परिवार को यही भेजते थे। महीने के 15,000 यानी दिन के 500 रुपए, मनरेगा के मजदूर से कुछ रुपए ज्यादा। क्या सिर्फ इतनी ही कमाई के लिए अपना घर और राज्य छोड़ना पड़ता है? अगर हाँ तो क्यों? कोई मजबूरी में न जाए, इच्छा से जाए अच्छी बात है। उसके लिए पिछले साल से ही बहुत तरह का प्रबंध किया गया और केंद्र सरकार की भी सहायता मिली। तो अनेक प्रकार से हम लोगों की कोशिश रही है कि लोग यहाँ रह करके काम करें और अच्छा होगा, तो इस सब काम के लिए भी हम लोग लगे। लेकिन कितना भी कोई करेगा, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि वो कहीं देश के दूसरे हिस्से में नहीं जाए। ये उसका अधिकार है, तो हम लोग इस अधिकार का तो हनन नहीं करा सकते। ये बात सच है कि किसी को भी देश में कहीं भी जाकर रोजगार पाने का अधिकार है, लेकिन बिहार के ही ज्यादातर गरीब वर्ग को बाहर रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। ये भी सच है। तभी तो कश्मीर से जम्मू आकर ये मजदूर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे हैं, जिनके साथ सिर्फ झोला और झोले में बंद कपड़े नहीं, असुरक्षा का डर भी बंधा है, बेरोजगारी का डर भी है। पेट कैसे भरेंगे, बच्चों को बिहार वापस आकर कैसे पालेंगे, ये चिंता भी बंधी है। कि रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ जम्मू में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है मजदूरों की, और ये जो है कश्मीर घाटी के अलग अलग भागों में जो है कार्य कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। लेकिन अब फिलहाल भय के कारण, जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जो हत्याएं की हैं, उससे जो भय उत्पन्न हुआ है, उसके कारणवश अब ये जो है घाटी से पलायन कर चुके हैं और अब ये अपने गाँव वापस जा रहे हैं। बिहार से कितने लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है, इसके बारे में हमने पता किया तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के शोध के मुताबिक बिहार के कुल परिवारों में से आधे परिवारों का कोई ना कोई सदस्य रोजी रोटी के लिए राज्य से बाहर पलायन करता है। इस अध्ययन के मुताबिक बिहार से पलायन करने वाले लोगों में से 80% लोग या तो भूमिहीन होते हैं या उनके पास 1 एकड़ से कम जमीन होती है। 85% लोगों ने 10वीं तक की पढ़ाई भी नहीं की होती। 90% लोगों को अकुशल मजदूर का काम मिलता है। इन लोगों की पलायन करने से सालाना औसत आमदनी 26,000 रुपए के करीब होती है, यानी 2,000 रुपए प्रति माह के आसपास। यानी ऐसा नहीं कि बिहार से बाहर जाकर लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, बल्कि देश में बहुत से परिवारों के महीने के मोबाइल बिल जितना मजदूरी पाने के लिए उन्हें बिहार का अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है, देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी
हत्या हो रही है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। गरीबी कोई डिग्री नहीं होती, तो क्यों ना माने कि ये सरकारों की नाकामी है, जहां बिहार की जमीन छोड़कर नागरिक को कश्मीर किसी मजदूरी वाले रोजगार के लिए जाना पड़े और फिर आतंक के डर से अपने सामान को समेटकर कंधे पर बैग और बेरोजगार होने का बोझ उठाकर वापस लौटना पड़े। 10 साल से इधर आ रहा हूँ कश्मीर में। हालात अभी खराब है बहुत। हम लोग घर जाने के लिए सोचता हूँ, घर जाएंगे, कैसे जाएंगे हम लोग? हमारे पास तो पैसे वैसे कुछ नहीं है। जो जिंदा है वो क्या करेंगे बिहार लौटकर पता नहीं, और जो मजदूर कश्मीर में बिहार के मारे गए उनके लिए अब सरकार ने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखकर कहा कि सांप काटने पर 4 लाख का मुआवजा सरकार देती है और सरकार की नाकामी के कारण पलायन करने वाले मजदूरों को कश्मीर में आतंकियों के हाथों मारे जाने पर 2 लाख रुपए। आरजेडी की ये मांग भी है कि कश्मीर से लौटने वाले मजदूरों को भत्ता दिया जाए। जो डिस्ट्रेस में वहाँ पड़े हुए हैं उनको यहाँ लाइए, तब तक जब तक स्थिति वहाँ सचमुच सामान्य नहीं होती है 10,000 रुपए प्रति माह उन्हें दिया जाए और उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसके बगैर ये संदेश जाएगा कि आपको कोई मतलब नहीं है, इंसानी जान खत्म होते रहे, खास करके बिहार की जान खत्म होती रही, उसके लिए आपके मन में जरा भी लेश मात्र भी चिंता नहीं। ये बात सच है कि आतंकवादी बिहारी नहीं कहीं के भी नागरिक या मजदूर को मार सकते थे। आतंकवादी क्या कर सकते हैं से अलग क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि कहीं कुछ हो तो निशाना बिहार के लोग ही बनते हैं, क्योंकि अपने राज्य में रोजगार न पाने पर बाहर जाकर भटकते हैं, कभी महाराष्ट्र कभी कश्मीर। श्रीनगर से कमलजीत संधू, अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। कश्मीर के कई इलाकों में आज इंटरनेट बंद करना पड़ा। शनिवार को गृह मंत्री कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। कश्मीर से अलग अब दस्तक में खबर किसानों की, जिन्होंने आज रेल रोको आंदोलन किया, तो क्या सरकार तक किसानों की ये दस्तक पहुंचेगी? देश में 293 ट्रेन प्रभावित हुई, 184 जगहों पर ट्रेन रोकी गई, 118 ट्रेन को उनकी मंजिल से पहले रोका, 43 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, 1 ट्रेन को डायवर्ट किया गया, 50 ट्रेन आंशिक रूप से कैंसिल हुई। ये सब हुआ देश में जब संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ लखीमपुर में किसानों को कुचलने के आरोपी के मंत्री पिता अजय मिश्रा को हटाने की मांग के साथ रेल रोको आंदोलन चला। जब तक ट्रेनी गिरफ्तार नहीं होता, उसका इस्तीफा नहीं होता, तो हमें ये अपनी बात हम कहते रहेंगे। आज देश भर में अलग अलग रेलवे स्टेशंस पे और जगहों पे किसानों ने रेलवे ट्रैक्स को बंद किया और ये बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन है हरियाणा में, जहां 10 बजे सुबह किसान आए थे। शाम के 4 बजते ही आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से किसान जो भी सामान अपने साथ लेके आए थे उसको पैक करके अब वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रोटेस्टर्स रांची से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर नामकुम रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रोक रहे हैं और ये ट्रेन जो है खड़गपुर से रांची तक जाती है। यहाँ पे रोका गया है ट्रेन को। सरकार लगातार कहती आ रही है कि किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार की सोच को आसमान पर बता दिया। सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। किसानों के रेल रोको आंदोलन के कारण कोयले की ढुलाई वाली 75 मालगाड़ियां फंस गईं, जबकि 150 मालगाड़ी प्रभावित हुई। देश में रेलवे को एक पूरा दिन बंद रहने के कारण करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि भारत बंद के कारण अनुमान है देश का 25,000 करोड़ रुपए व्यर्थ जाता है। बंद की राजनीति भले देश में हमेशा सुर्खियां बटोरे, लेकिन नुकसान उससे ज्यादा देश का होता है। आज तक ब्यूरो। 1971 में
पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा अमीर था। आज बांग्लादेश 45% ज्यादा अमीर है और कुछ ही दिन संभव है कि पाकिस्तान भीख के लिए बांग्लादेश के सामने भी हाथ पसारे। लेकिन बांग्लादेश सिर्फ ग्रोथ के हाईवे पर ही तेजी से नहीं दौड़ रहा, सांप्रदायिकता के दलदल में भी उतनी ही तेजी से बांग्लादेश गिर रहा है। कहने को बांग्लादेश सेक्युलर देश है, लेकिन उसके कट्टरपंथियों पर वहां की सरकार का और किसी का भी कंट्रोल नहीं। हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले इस बात का जीता जागता सबूत हैं। खबर यह आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर कि बांग्लादेश में हिंदुओं के 66 घरों में तोड़फोड़ की गई है। 20 घरों में आग लगा दी गई है, जला दिए गए हैं, आग के हवाले कर दिए गए हैं। इसका कारण ईश निंदा वाली अफवाह है, जिसके बाद हिंदुओं को एक बार फिर से बांग्लादेश में निशाना बनाया गया है। कुरान की बेअदबी की अफवाह का खामियाजा बांग्लादेश का हिंदू चुका रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी लगातार हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को निशाना बना रहे हैं। दुर्गा पूजा में हिंदू मंदिरों पर हमले ने भले ही सारे देश का ध्यान खींचा हो, लेकिन ये तस्वीरें बांग्लादेश की उस लाइलाज बीमारी के लक्षण भर हैं, जिससे भारत की मदद से वजूद में आया बांग्लादेश आजकल दो चार हो रहा है। दुनिया में इस्लाम को लेकर कहीं भी कुछ हो, उसकी सबसे ज्यादा हिंसक प्रतिक्रिया बांग्लादेश से आती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की खुराक इतनी जहरीली हो चुकी है कि वो अपनी ताकत दिखाने के लिए हमेशा उतावली रहती है। ऐसा पिछले 1-2 साल से नहीं, बल्कि तकरीबन 10 सालों से हो रहा है। ये रहा उसका सबूत। मामला विदेश में कुरान की कथित बेअदबी का था, जिसके खिलाफ मानो सारा बांग्लादेश काम धंधा छोड़कर सड़क पर आ गया। फ्रांस में जब मोहम्मद साहब के कार्टून के विरोध में एक टीचर की हत्या हुई, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने मस्जिदों की निगरानी बढ़ाने का फैसला क्या किया? बांग्लादेश का हर कट्टरपंथी मैक्रा के खून का प्यासा हो गया। कट्टरपंथ के संक्रमण की महामारी बांग्लादेश को इस हद तक अपना शिकार बना चुकी है कि वो भारत की दोस्ती को भी भुला चुका है। ये पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के ढाका दौरे की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री के विरोध की तस्वीरें बता रही हैं कि खुद को सेक्युलर बताने वाला बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह मुल्लाओं के रहमो करम पर आ चुका है। यही वजह है कि जब हिंदुओं पर हमले हुए तो बांग्लादेश में कानून और न्याय जैसे शब्द बेमानी लगने लगे। ये पिछले शुक्रवार को बांग्लादेश के नोआ खाली इलाके में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले की तस्वीर है। ये देखिए 500 से ज्यादा दंगाइयों की भीड़ इस्कॉन मंदिर के गेट को कितने बेखौफ होकर तोड़ रही है। इन जिहादियों को रोकने वाला कोई नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की और देखते ही देखते पूजा के पंडाल को उखाड़ फेंका। जब शेख हसीना के राज में कट्टरपंथी बेलगाम होकर अपने देश की हकीकत सारी दुनिया को बता रहे थे, तब इस भीड़ को देखकर वीडियो बना रहे हिंदू परिवार बिलख रहा था, कांप रहा था कि कहीं ये भीड़ उनके दरवाजे तक आ गई तो क्या होगा। চলো মন্দির সব ভাঙিয়ে এলাইতেছে, প্লিজ তোমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলেও সাবধানে থাকো। লোকে সবার মন্দির ভাঙিয়ে সবার বাইরে তো বাবার ওখান মন্দির ভাঙিয়ে এলাইছে। তুমি প্লিজ বাড়ির ভিতরে ভিতরে দোকান দোকান সব ভাঙিয়ে এলাইতেছে, তো বোঝো না কা কোন বাড়ির এদিকে ভিতরে পর্যন্ত ঢুকছে। দরজাটা ঝাটকা রাখো প্লিজ, সবাই অ্যালার্ট করে দাও, আর মন্দির থেকে বাইরে যেতে বলো। ছেলেটির উপর কদর পড়ে না তোমার। यहाँ कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्श दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उनका शव मंदिर के पास तालाब में तैरता हुआ मिला। আমাদের খাওয়ার জিনিসগুলো দুপুরে খেতে পারেনি, সব এলোমেলো করে ফেলে ছুলে চুরমার করে দেয় এবং আমাদের দুজন ভক্ত পিটিয়ে আহত করে এবং একজনকে মাথায় কোপ দিয়ে তার অনেক রক্তক্ষরণ হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনকে মেরে পুকুরে ফেলে দিয়েছে, আজকে সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গেছে। খুব মর্মান্তিক অবস্থা।
এরকম অবস্থা আমরা আমার জীবনে দেখি। लेकिन ये तो एक शहर की कहानी है। बांग्लादेश में कुरान की बेअदबी की आड़ में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश के चांदपुर के हाजीगंज में दुर्गा पूजा मंडपों पर हमले किए गए। देखिए कैसे दंगाइयों की भीड़ पहले दुर्गा मंडप के सामने नाराबाजी करती है, फिर पथराव करके उसे नुकसान पहुंचाती है। सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश के हिंदुओं का नर्क बनने की ऐसी तस्वीरें छाई हुई हैं। बांग्लादेश से आ रहा एक एक वीडियो वहां की सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। ये चांदपुर में बना रामकृष्ण मिशन पर हुए हमले की तस्वीर है। ये देखिए कैसे दंगाई बाहर रखी कुर्सियों को उठाकर अंदर ले जाकर मार रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इंसाफ का दावा कर रही हैं। कोमिला में हुई घटनाओं की पूरी तरह से जांच की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के हैं, उनको पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। बांग्लादेश के कोमिल्ला जिले में एक पूजा पंडाल में कुरान के कथित अपमान की अफवाह के बाद पहली बार हिंसा भड़की और पिछले 6 दिनों से बांग्लादेश के हिंदू बहुसंख्यक मुसलमानों के हमले का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश में करीब 15 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें करीब 8.5% हिंदू हैं। कोमिल्ला समेत वहाँ के कई और जिलों में हिंदू समुदाय के लोग बड़ी आबादी में हैं। कोमिल्ला ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ 13 तारीख को दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की शुरुआत हुई, जो थमने का नाम नहीं ले रही। शहर शहर दुर्गा पंडालों को निशाना बनाया जा रहा है, मगर सरकार सिवाय बयान देने के कुछ नहीं कर पा रही। যদি কোনো তথ্য থাকে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা সুনিশ্চিত এটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যে একটা সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हमेशा से भारत विरोधी रहे हैं। सत्ता में भले ही शेख हसीना हो, लेकिन कट्टरपंथियों का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कुरान की बेअदबी के बहाने हिंदुओं की जायदाद हथियाने में लगे हैं। लेकिन ऐसा बांग्लादेश के हर अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है। शिया मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं तो ईसाइयों के साथ भी भेदभाव होता है। इस तरह खुद को सेकुलर कहने वाले बांग्लादेश में सांप्रदायिकता की आंधी बहुत तेजी से चल रही है। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन वहां पर हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। इसका असर भारतीय राजनीति पर भी पड़ रहा है और मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से पवित्र धर्म ग्रंथ की बेअदबी पर गला काटने जैसे बयान दिए जा रहे हैं। তোমার স্বাধীনতা আছে কোরআনকে অপমান করা, তোমার স্বাধীনতা আছে ইসলামের বিরুদ্ধে বলা, তোমার স্বাধীনতা আছে রাসূলের গুস্তাখি করা। তুমি যদি মনে করে এই স্বাধীনতা তোমার আছে, তাহলে আমি আব্বাস সিদ্দিকী আজকে বলে যাচ্ছি, আমারও স্বাধীনতা তোমার ঘর থেকে কল্লাকে আলাদা করে দেওয়ার সময় এসে গেছে। बांग्लादेश में कुरान की जिस कथित बेअदबी को मुद्दा बनाकर दुर्गा पूजा पंडालों और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, उसे लेकर पश्चिम बंगाल में खूब राजनीतिक खेला हो रहा है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ का अपमान करने वालों का गला काट देने की बात कहते हैं। তোমার স্বাধীনতা আছে কোরআনকে অপমান করা, তোমার স্বাধীনতা আছে ইসলামের বিরুদ্ধে বলা, তোমার স্বাধীনতা আছে রাসূলের গুস্তাখি করা। তুমি যদি মনে করে এই স্বাধীনতা তোমার আছে, তাহলে আমি আব্বাস সিদ্দিকী আজকে বলে যাচ্ছি, আমারও স্বাধীনতা তোমার ঘর থেকে কল্লাকে আলাদা করে দেওয়ার সময় এসে গেছে। अब्बास सिद्दीकी की जुबान 2 दिन पहले फिसली, जिसमें उन्होंने मुस्लिम युवाओं के दुर्गा पूजा में शामिल होने को गलत बताया और बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखे जाने के मामले की जांच की मांग की। पीरजादा के इस बयान पर बीजेपी तुरंत सक्रिय हो गई और उसने अब्बास सिद्दीकी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए उन्हें अपनी गर्दन बचाने की नसीहत दे डाली। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात करके हिंसा के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। सिद्दीकी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, जो दूसरे की गर्दन काटने की बात करते हैं, इनका इतिहास है कि ये अपने परिवार में ही इनके गर्दन कटती है और सत्ता के लिए ये अपने भाई अपने बाप की गर्दन काटते हैं और ये चले हैं हिंदुओं की गर्दन काटने। पहले अपनी गर्दन बचाएं, फिर हिंदुओं के बारे में सोचें। क्लियर मैसेज दे दिया, ये बंद होना चाहिए। ये जो है जमात हिफाजत शिविर राजाकार जो 1971 में पाकिस्तान का काम किया पाकिस्तान के पक्ष में, ये लोग को उखाड़ फेंकना चाहिए। नहीं फेंकेगा तो यहाँ बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगा।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बीजेपी टीएमसी को घेर रही है, तो टीएमसी वाम मोर्चा से जवाब मांग रही है। पूछ रही कि अब क्यों वो अपने चुनावी साथी की निंदा नहीं करते। तो उस देश में है जो लोग उसका गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट। लेकिन यहां पर भी बेनिफिशियरी है। शुभेंदु अधिकारी खुद बोल रहा है बांग्लादेश में जो हुआ है हमारा वोट बढ़ जाएगा, बेनिफिशियरी है, तो प्रॉपर इंक्वायरी का जरूरत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बांग्लादेश हमेशा से प्रमुख मुद्दा रहा है। वहां से होने वाली घुसपैठ को या फिर बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार, छोटी से छोटी घटना पश्चिम बंगाल की राजनीति को प्रभावित करती रही है। इसीलिए बीजेपी ममता की चुप्पी पर सवाल उठाती है। सो कॉल्ड सेकुलर ममता बनर्जी जो बंगालियों की अस्मिता की बात करती हैं, आज कहाँ है? किस बिल में छिपी हुई? उनका आज उन बंगालियों के प्रति उनका कोई दायबद्धता नहीं है। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को बहिरागा तो बोलती है। शेख हसीना के राज में वहां इतना बड़ा जुल्म हुआ है, एक बार भी उनका जवान नहीं निकल रहा है। ये सियासी नूरा कुश्ती सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं है, सड़क पर भी बीजेपी से मुद्दा बनाने में जुट गई है। भारत माता के बांग्लादेशের হিন্দুদের উপরে হামলা হচ্ছে কেন? শেখ হাসিনা জবাব দাও। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে হত্যা হচ্ছে কেন? শেখ হাসিনা জবাব দাও। पश्चिम बंगाल में जगह जगह हिंदू संगठन बांग्लादेश की घटना का विरोध करने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। पिछले शुक्रवार को जिस तरह से बांग्लादेश के नुआखाली में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया, उसने भारत में रहने वाले इस्कॉन के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आहत कर दिया है। मंदिर तोड़ जाने के विरोध में इस्कॉन की तरफ से बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी किया गया। इसी तरह का प्रदर्शन गुवाहाटी में किया गया, जहां दुर्गा पंडालों पर हमले से लोग काफी गुस्से में दिखे। इस्कॉन ने इसे लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर हिंसा को फौरन खत्म करने की मांग की। इस्कॉन ने एक बयान जारी कर कहा, इस्कॉन माननीय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के हिंदू समुदाय के समर्थन के हालिया बयानों के लिए आभारी है। हम बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान करते हैं, जिसने बांग्लादेशी समाज की शांति और भलाई को कम कर दिया है। बहुत ही जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में बीते 9 दिनों से वायलेंस का साइकिल चल रहा है, अनएबेटेड, रुक नहीं रहा है। और फ्राइडे को 2 बजे जब हम विजयदशमी मना रहे थे इस्कॉन बांग्लादेश के भक्त नावखाली में, तो अचानक 500 का मॉब आया और उसमें से 200 जन हमारे मंदिर में घुसे। उससे पहले घुसने से पहले जो दुर्गा पूजा का मंडप था उसको तोड़ा, दुर्गा देवी का विग्रह को नष्ट कर दिया। फिर मंदिर में घुस के हमारे जितने भी विग्रह थे उसको तोड़ा, भक्तों को मारा, कुछ भक्तों को किडनैप करके लेके गए और नेक्स्ट दिन सुबह उनकी बॉडीज हमको पौंड में मिली। तो इस तरह की घटना का तांडव हो रहा है। और पहले पवित्र धर्म की बेअदबी के विरोध में हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ और फिर कथित ईश निंदा वाली पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा, ये बताती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कब और किस लिए हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।